हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का थर्ड लेक्चर देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पहले 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टूवर्ड्स द national economy. We have also discussed about the classification of the industry, and in the second part what we have discussed about the agro based industry, and in the agro based industry we have read the cotton textile industry, sugar industry and jute industry. And now we will move to the next topic, which is the minerals based industry. Minerals based industry क्या होती हैं? Minerals based industry are the industry which those डिपेंड फॉर देयर रॉ मटेरियल ऑन द मिनरल्स। यानी कि अपने मिनरल्स के लिए ये लोग कहाँ पे डिपेंड करते हैं, सॉरी अपने रॉ मटेरियल के लिए ये लोग मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं गलत भूल गई। क्या होता है, ये अपने रॉ मटेरियल के लिए जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना करके मेटल्स पे डिपेंड करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपकी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, अब देखो आयरन एंड स्टील जो है वो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे ये आयरन और स्टील तो अलग अलग होती हैं, तो फिर ये दोनों एक में कैसे आ गए? तो आयरन और स्टील ना काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, और जहाँ पर आपका आयरन इंडस्ट्री का काम हो रहा होता है वहाँ पे स्टील भी बन रही होती है। तो आयरन और स्टील के प्लांट एक साथ होते हैं, और आयरन और स्टील दोनों के जो कह सकते हो कि जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। बस ये है कि स्टील थोड़ा बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इसमें क्या होता है, क्रसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, जंग नहीं लगती है। तो इन सब के देखते में स्टील जो है वो आयरन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो है माना जाता है। ठीक है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री में कि कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है। 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। बेसिक इंडस्ट्री होती है जिसको हम की इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और एक इंडस्ट्री होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिनका जो तैयार माल होता है ना, जो बिल्कुल रेडी, इनका तैयार माल जो होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है, उन्हें बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील मशीन इंडस्ट्री में बनी हुई मशीन जो होती हैं वो अदर इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल या एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन में काम करती हैं। ठीक है, तो और अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, ये इसके जो सामान होते हैं ना बेटा, ये हर इंडस्ट्री में, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंजीनियरिंग गुड्स बनानी है, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वो जो भी अपना काम वाम करते हैं, तो जो काम करने के लिए उनको जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आयरन या स्टील से बने हुए होते हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं वो भी आयरन से बनते हैं। डिफेंस में तो आपको पता है गोला बारूद जो भी होता है वो सब कुछ कहाँ से बनता है? आयरन और स्टील से बनता है। मेडिकल्स इक्विपमेंट जो भी होते हैं डॉक्टर्स के, टेलीफोनिक इक्विपमेंट होते हैं, साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं बेटा सब कुछ आयरन और स्टील से ही बनती हैं। आप इवन अपने आसपास में चीज़ें देख सकते हैं, आप डेली यूज़ में जिन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं वो भी तो स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम जो देखते हैं आयरन और स्टील जो है वो हमारे एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, आप कह सकते हो, राइट। Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:1। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन बन जाता है कि आयरन कैसे बनता है। तो आयरन बनाने के लिए हमारे को 4 पार्ट चाहिए होते हैं आयरन ओरी के, 2 पार्ट चाहिए होते हैं हमारे को कोकिंग कोल के, एंड 1 पार्ट चाहिए होता है लाइमस्टोन का। और इन तीनों की प्रोसेसिंग करके मिला के क्या बनता है? हमारा आयरन बनता है। ठीक है, पेपर में ना लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। सम क्वांटिटीज ऑफ द मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। यहाँ पे वर्ड जरूर सुनना भाई, मैग्नीशियम नहीं लिखा है, मैग्नीज लिखा है। मैग्नीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अब देखो, जब आयरन ओरी, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन वगैरह को मिला के जब आयरन बनाया जाता है तो आयरन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो उस आयरन को, उस सॉफ्ट आयरन्स को थोड़ी सी मजबूती प्रदान करने के लिए, थोड़ा सा हार्ड करने के लिए हम उसमें ना मैग्नीज मिला देते हैं। ठीक है, तो मैंगनीज जब हम मिला देते हैं तो थोड़ा जो हमारा आयरन है वो हार्ड हो जाता है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रोडक्शन पे आते हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है उसकी बात करते हैं। क्या हम काफ़ी अच्छे हैं इस इंडस्ट्री में या नहीं है, वो जानेंगे। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। बेटा यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे
कि जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको एक कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए या इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आयरन एंड इंडस्ट्री जो होती है एक देश के डेवलपमेंट को इसलिए दिखाता है क्योंकि जितनी भी और अदर इंडस्ट्री होती हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, फिर आप ये भी लिखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बना हुआ सामान जो है वो अदर इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, जैसे कि आपके डिफेंस में बनाने वाले सामान हो गए, है ना, डॉक्टर के मेडिकल फील्ड में हो गए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बल्कि आपके किससे बनते हैं, आयरन और स्टील से बने हुए होते हैं। गिटार के जो विंग्स वगैरह होते हैं, पतले पतले तार जो होते हैं वो भी बन जाते हैं आयरन से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास में पूरा जो है आयरन ही आयरन हमारे को मिलता है देखने को। तो अगर हम जितना आयरन इस्तेमाल करेंगे हम उतने ज़्यादा डेवलप माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड अनरिफाइंड स्टील प्रोडक्शन, यानी कि जो एक गंदा नहीं कह सकते, मतलब एक अनरिफाइंड स्टील प्रोड्यूसर जो होता है, अनरिफाइंड मतलब जिसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग नहीं किया गया है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, अनरिफाइंड है, वो उस आयरन के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आता है। और चाइना जो है वो हर जगह हमसे आगे है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील एंड ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये लार्जेस्ट तो नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर में इंडिया का नाम आता है, चाइना का नहीं आता है। तो आप यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है और हम अपन लोग जो है फर्स्ट नंबर पे हैं। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। अच्छा, इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है अपना स्टील। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा अच्छा यान होता है वो हम क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलरली हमारे देश में जितना भी आयरन प्रोड्यूस होता है उसका ज़्यादा क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, डोमेस्टिक यूज़ में कम लाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कमी है हमारे ये। इन 2019 विद 111 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel producer। यानी कि वर्ल्ड का क्रूड स्टील प्रोड्यूसर जो होता है उसमें इंडिया का सेकंड स्थान है, सेकंड नंबर है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, यानी कि जो हेमाटाइट टाइप का अच्छी किस्म का आयरन होता है, स्टील प्रोडक्शन होता है, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। और जो स्पॉन्ज आयरन होता है उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम। ठीक है, अगर हम 2019 के डाटा की बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया इन द कंट्री वाज ओनली 74.3 kg पर एनम। यानी कि अगर हम इंडिया में कंजम्पशन की बात करें, स्टील आयरन की कंजम्पशन की बात करें, तो हम लोग जो हैं पर एनम यानी कि एक साल में 24.3 kg आयरन को जो है कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम नहीं मतलब खाते थोड़ी, इस्तेमाल में करते लाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज जो है वो कितना है 229.3 kg जो है वो पर एनम लोग कंज्यूम करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर हम कम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो अगर हमारे को अगर हमारे को अपना डेवलप करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपना जो कंजम्पशन है आयरन और स्टील का वो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, इंडेक्स होता है ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का, तो हमारे को उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के कंपैरिजन को देखें तो हम लोगों ने दोनों ने यानी कि इंडिया और चाइना दोनों ने अपना स्टील प्रोडक्शन जो साथ में स्टार्ट किया था। लेकिन आप देख रहे हो चाइना हमसे कितना आगे निकल गया है और हम कितना पीछे रह गए। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये ब्लू वाले हम हैं और हम कहाँ पे इस दौड़ में कितना पीछे हैं, और चाइना वाले हमसे कितना आगे हैं। और ये सिर्फ 2014 की बात नहीं है, हर ईयर्स का आप डाटा देख सकते हैं, हर जगह इंडिया बहुत पीछे है चाइना से। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि आयरन स्टील जो है वो बनता कैसे है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो उसकी हम बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज तक कभी इस पर सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो हम इसको एक एडिशनल पॉइंट में लेके चलते हैं, थोड़ा सा समझ लो आप। क्या होता है, सबसे पहले हम आयरन और इसी का निकालते हैं, अपना रॉ मटेरियल निकालते हैं। ठीक है, अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना बल्क इंडस्ट्री होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही हैवी होता है। अब ट्रांसपोर्ट करके हमने अपना रॉ मटेरियल क्या करा, लेकर गए कहाँ पे, मिल्स में लेके गए, फैक्ट्रीज में लेके गए, जहाँ पर वो इम्प्योर आयरन और से निकला हुआ जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करा जाएगा, प्योर किया जाएगा, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाएगा, साफ किया जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है आयरन का उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें लाइमस्टोन को मिलाते हैं। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, ये एक तरीके का ना फ्लक्सिंग मटेरियल होता है विच इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील, ठीक है। देन क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज निकलती हैं वो स्लैग की फॉर्म में निकलती हैं, बहुत ही गरम होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये आयरन जो होता है लोहे को कैसे मेल्ट किया जाता है, तो बेटा कोल होता है ना, कोयला जिसको आप लोग बोलते हैं जनरली, उसको कंबंशन करके उससे हीट प्रोड्यूस की जाती है और उस हीट में इस लोहे को, आयरन को मेल्ट किया जाता है और उसमें से जो है स्लैग यानी कि जो इम्प्योरिटीज है वो निकाल दिया जाता है और उसमें लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है और लाइमस्टोन को फ्लक्सिंग की फॉर्म में मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये स्लग जो होता है ना, आप देख रहे हो ये गरम स्लैग निकल रहा है, इसको यहाँ से डंप कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही गर्म होता है और कई बार जो स्लैग होता है ना, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का जो है बहुत बड़ा फैक्टर भी बन जाता है। अब जो हमारा मेल्टेड या तैयार एक थोड़ा सा प्योर हमारा जब आयरन निकला तो उसको क्या करेंगे, मोल्टन मटेरियल्स पाउड इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब उसको पिग्स में डालेंगे। अब ये एनिमल वाला पिग्स नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पिग्स का मतलब यहाँ पर सांचे हैं। आप लोग बर्फ़ जमाते हैं ना, आइस क्यूब बनाते हो, प्लास्टिक के वो जो होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें सांचा बोलते हो ना उसको आप लोग, वैसे ही आयरन को भी हम पिग्स में डाल के एक सांचे में डाल के जो है उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं। देन क्या होता है, उस शेप को आयरन पिग इज फर्दर प्योरीफाइड बाय द मेल्टिंग एंड ऑक्साइडिंग द इम्प्योरिटीज़। अब ये जो सांचे में डाली हुई, पिग्स में डाला हुआ जो आयरन है उसको आगे फर्दर फिर से मेल्ट करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है। उसमें फिर मैग्नीज डाला जाता है या फिर निकल भी डाल सकते हैं, क्रोमिन भी डाल सकते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आयरन में मैग्नीज, निकल, क्रोमिन वगैरह डाल के क्या होता है ना, ये और हार्ड हो जाती है, ठीक है। और फिर उस जो हार्ड हुआ हमारा जो आयरन निकलता है उसको अलग अलग शेप दे दी जाती है, या तो उसको रोल करके शीट्स बना देते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, जो भी करना होता है फिर उसको वैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था पहले, अभी ऊपर मैंने बताया ना आपको कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री होती है। अब हैवी इंडस्ट्री क्यों होती है, क्योंकि बेटा इसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही बल्कि होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सिर्फ आपकी बेसिक या की इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ बल्कि इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही हैवी होता है। अब क्योंकि रॉ मटेरियल हैवी है तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छी खासा आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। अब क्योंकि देखो आयरन वगैरह बहुत महंगा हैवी होता है, तो उसको आप नॉर्मली कार में रख के तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते क्योंकि बहुत भारी होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है वो कहाँ लगाई जाती हैं, रॉ मटेरियल के बिल्कुल पास में लगाई जाती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम किया जा सके, ठीक है। अब जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती हैं इसमें जो भी काम चल रहा होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू द स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडियन लिमिटेड। यानी कि जितना भी स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है उसमें एक निगरानी के तौर पे काम कौन करता है, सेल काम करता है। बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज सेल एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इवन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पेपर में भी 1 मार्क्स का सेल का डेफिनेशन पूछ लेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछ लेगा, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर कहाँ पे लोकलाइज है, कहाँ पर सेंट्रलाइज है, तो मैंने आपको लोकलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लेना जरूर आप, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो आप। छोटा नागपुर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री मिल सकती है। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, क्योंकि छोटा नागपुर का जो रीज़न है, जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास का एरिया है ना, वो छोटा नागपुर का एरिया में आता है, ठीक है। छोटा नागपुर, अच्छा मैं आपको बता दूँ, छोटा नागपुर को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, आपने महाराष्ट्र के छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है दक्कन के आसपास का, उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, ये अलग ही रीजन है, ठीक है। ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आसपास का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल बहुत ही बल्क मात्रा में निकलता है, यानी कि यहाँ पे से ना आयरन का रॉ मटेरियल निकलता है। तो जहाँ से रॉ मटेरियल निकलेगा वहीं पे आपकी इंडस्ट्रीज जो है लग जाएंगी, ठीक है। पेपर में ना बेटा यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ 4 मार्क्स का पहले क्वेश्चन पूछ लिया करता था, लेकिन अब तो आपके पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, है ना। तो आपके में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, रुक जाओ पहले मेरे को पेन चेंज करने दो, यहाँ पे वरना आपको समझ में नहीं आएगा,
ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन छोड़ो, सबसे पहली बात यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ द आयरन ओरी जो है वो हमारे को सस्ते दामों पे भी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारे को ना चीप मटेरियल भी मिल जाता है और हाई ग्रेड का हेमेटाइट जो आयरन होता है वो भी आपको मिल जाता है, तो यानी कि अच्छी क्वालिटी का भी और बैड क्वालिटी का भी दोनों तरीके का मिल जाता है, ठीक है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन द अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि यहाँ पे हाई ग्रेड भी मिल जाता है हेमेटाइट वाला, ठीक है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, यहाँ पे मार्केट वगैरह की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा फ्लॉरिश हो पा रही है। प्लस अगर क्योंकि हमारा इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास में ही लगेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आएगी, तो यहाँ पर एक फैक्टर ये भी हो गया कि लो कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर द लोकलाइज और द सेंट्रलाइज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, ओके। अब देखो, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स की बात करें, क्योंकि आपको पता है भी प्रॉब्लम्स तो सारी इंडस्ट्री की पढ़नी है आपने, तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉब्लम्स की कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देखो उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, कोकिंग कोयला जो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन बनाते समय 2% के प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होता है बेटा जी, वो बहुत कम है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत कम है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमेशा होती है भाई, जिसकी कमी होती है इंडिया में उसकी कॉस्ट बढ़ ही जाती है, क्योंकि लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, या ये ह्यूमन नेचर मान लो यार, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वो महंगा भी तो बिकता है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे को कोकिंग कोयला का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इस वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो छोटे लेवल पे ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि छोटे लेवल पे खरीदने के लिए बिजनेसमैन लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो लोग कोकिंग कोयला जो है ज़्यादा अमाउंट में नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, यानी कि यार हमारा जो लेबर है ना वो स्किल्ड लेबर नहीं है, तो पोटेंशियल उतनी नहीं मिल पाती है, प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी हमारी। अब जो काम एक स्किल्ड लेबर 2 आवर्स में करके देगा ना, वो अनस्किल्ड लेबर आपको कितने टाइम में करके देगा, क्या पता, हो सकता है पूरा पूरा दिन लगा दे वो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हर इंडस्ट्री में कॉमन रहेगी आपकी। इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी, पावर की सप्लाई बेटा हर जगह बहुत मैटर करती है, क्योंकि मशीनें कैसे काम करेंगी, आपकी एनर्जी से काम करेंगी, पावर से काम करेंगी, और अगर पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेंगी आपकी, है ना। और फिर हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा पुअर है, मशीनरी वगैरह हम उतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपन क्या है, डेवलप्ड नेशन नहीं है, क्या है, डेवलपिंग नेशन है। तो अभी हम डेवलपिंग जो है, अभी डेवलप्ड नेशन जो है हमारे लिए दूर का सपना है, पहले डेवलपिंग है अभी हम, तो डेवलपिंग की राह में हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, देखो कभी तो हमारे को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 1991 में यार रुक जाओ, पहले इरेज करते हैं, हाँ 1991 में जब इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, 1991 कब, जब आपके पीवी नरसिम्हा राव जो है बेटा कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, 1991 में एलपीजी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पे एलपीजी स्टैंड फॉर द लिबरलाइजेशन एंड द पी स्टैंड फॉर द पब्लिकलाइजेशन प्राइवेटलाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर द ग्लोबलाइजेशन। तो यानी कि जब इंडिया में एक तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए हमने जब अपने देश के द्वार बंद कर रखे थे ना, खुले द्वार की नीति नहीं थी हमारी, बंद द्वार की नीति थी, तो उस टाइम पे क्या आता था, हम बाहर की कंट्रीज़ को अपने देश में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर देते थे, इन्वेस्टमेंट को उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उस टाइम पे हमारे कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्री, हमारी कंट्री की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा अच्छी ग्रो नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है, तो क्या होता है, हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बाहर की कंट्री के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से हमारे को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आती है, तो हमारे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है। तो इट इज़ अ पॉजिटिव सिंबल फॉर अस, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री में, ये बहुत ही छोटी सी रहेगी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो देखो जितनी भी आपकी केमिकल्स इंडस्ट्री आ जाती हैं और छोटी मोटी आपकी मेटल की इंडस्ट्री आ जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस पर ध्यान मत देना। इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को ये बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री जो है इंडिया की मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में आती है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टिंग इज कॉल्ड द बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम बनाने में एज अ रॉ मटेरियल हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये जो बॉक्साइट है ना, ये क्या होता है, रॉक की फॉर्म में होता है,
रेड कलर का होता है और बहुत ही हैवी होता है, बल्की होता है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो भी एक बल्की इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम की ना कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता था ना, पहले हम लोग आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे और एल्यूमिनियम को एक एज अ सब्स्टिट्यूट लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि यार एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आयरन से भी ज़्यादा अच्छी है, तो अब इसकी जो है हम इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इसकी अब इसको जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में लाया जाता है और इसको अब एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं देखा जाता है, लेकिन अब इसको क्या देखते हैं, अब इसको हम आयरन से भी एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात ये है, एक तो लाइट होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आयरन इट इज़ लाइट। ओके, रेसिस्टेंट टू द कोरोजन, इसमें भी कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती है, आयरन रस्ट नहीं होता है, यानी कि जंग नहीं लगती है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। आपने अपने घरों में जितनी भी वायर देखी होंगी उनके अंदर जो तार पड़ा हुआ होता है बेटा, वो एल्यूमिनियम का ही होता है, जिसको हम लोग तांबे का तार बोलते हैं। ठीक है, मैलिएबल होता है, सबसे बड़ी बात, यानी कि किसी भी शेप में आप इसको मोड़ सकते हो। ओके, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द अदर मेटल्स। और सिमिलरली इसके साथ भी क्या है कि वैसे तो ये हल्का होता है, ठीक है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी अदर मेटल्स को मिला देंगे, जैसे कि आपने मैग्नीज मिला दिया, बॉक्साइट नहीं, निकोल मिला दिया, क्रोमिन मिला दिया, तो क्या हो जाता है, ये भी हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड द वायर्स। तार बनाने में तो होता ही होता है, सबसे बड़ी बात इसका अब हम एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, जहाज वगैरह के जो होते हैं, उसको बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये हल्का होता है, तो काफ़ी अच्छा हो गया। It has gained a popularity as a substitute for the steel, copper, zinc and lead in the number of industry। अब यानी कि इसने सब्सटीट्यूट का स्थान जो है ले लिया है, सब्सटीट्यूट मतलब एक फर्स्ट चॉइस बन गया ये स्टील इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अब देखो हम जितनी भी हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं वो कहाँ पर होंगी, कहाँ पर है भाई, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हमारे को देखने को मिलेगी। बेटा अगर आपसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पूछ लेगा ना, तो आपने क्या लिखना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या काम करती है, एक तो सबसे पहली बात बक्साइट को अरेंज करवाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी इर्रेगुलर पावर सप्लाई। ये तो बेटा आलू है, समझ लो, हर सब्जी में जैसे आलू कहीं ना कहीं बीच में घुस जाता है ना, वैसे ही इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर जो है वो हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम में घुस जाएगा। तो आपने ये पॉइंट तो ज़रूर याद रखना है। आज का जो हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री था वो इतना था, और इसी के साथ हमने अपना कौन सा पोर्शन कवर कर लिया, इसी के साथ हमने हमारा मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री का जो भी पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया। पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों ही इंडस्ट्री से। आपसे मैं भी पूछ सकता है कि इसका एक शॉर्ट नोट लिखो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का, तो जितने पॉइंट मैंने लिखवाए ना बेटा इन्हीं को लिख दो, पूरे मार्क्स से जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट आपसे 3 नंबर से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो 3 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट आंसर है यार ये। ठीक है, आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी डाउट है आपका तो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।